नमस्कार। एस्ट्रोबोध में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कपूर आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ ही आपके सामने पेश हुई हूँ। वो टॉपिक है संतान योग। देखो, जितने भी लोग क्वेश्चन करते हैं आजकल की दुनिया में ज्योतिष से, वो तीन ही क्वेश्चन करते हैं। हमारी शादी कब होगी, हमारी शिक्षा कब होगी, हमारी शिक्षा कैसी होगी, या हमारे यहाँ संतान का योग है कि नहीं। तो आज हम संतान के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। देखो, संतान, अगर हम कुंडली से जब संतान का देखते हैं, भाव देखते हैं, तो उसमें पंचमा भाव इसका मेन जो संतान का मेन भाव जो है पांचवा भाव है और पंचमेश है। इस पांचवें भाव पे दृष्टि रखने वाले ग्रह कौन से हैं, और फिर इसके बाद हम D9 में भी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रहों की शक्ति का पता हमें D9 से पता चलता है। और अगर हम संतान के बारे में अच्छे से देखना चाहते हैं तो हम D7 से भी देखते हैं, जिसको सप्तांश कहते हैं। उसमें हमें 3-4 फार्मूले अपनाने पड़ते हैं कि जब भी हम संतान का योग देखते हैं। लगन से पंचम भाव पंचमेश, चंद्रमा से पंचम भाव पंचमेश, और सप्तांश में उसका लगन भाव और पंचमेश। उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, कोई मैलिफिक दृष्टि तो नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर पंचम भाव में कई ऐसी राशियां हैं जो थोड़ी बहुत संतान देने में दिक्कत करती है। उसमें जैसे बुध की दोनों राशियां हैं जो कि मिथुन है और कन्या है, और उसके बाद जो है मेष राशि भी थोड़ी सी दिक्कत करती है, और सिंह राशि भी है जो भी थोड़ी दिक्कत करती है अगर पांचवें भाव में सिंह राशि है तो। और उसके ऊपर अगर मैलिफिक दृष्टि आ गई, जैसे शनि की आ गई तो डिले का कारक है, मंगल की आ गई तो कहीं ना कहीं उसमें ऑपरेशन जुड़ा हुआ है, और अगर केतु आता है या केतु की दृष्टि आती है तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि गर्भपात हो सकता है। तो इसलिए अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भी हमारी संतान कब होगी, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले पंचम भाव और पंचमेश और सप्तम भाव और सप्तांश और उसका पंचम भाव और पंचमेश, उसको देखने वाले ग्रहों की जब दशा आती है तो संतान का योग बनाती है। अब हम ये देखेंगे कि भाई कईयों की संतान नहीं होती, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या गोद लेने के योग होते हैं कि नहीं। तो मैं बता सकती हूँ कि अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई इस व्यक्ति की संतान नहीं होगी, तो हमें 2 पैरामीटर देखने पड़ते हैं, जिसको हम क्षेत्र स्फुट कहते हैं और बीज स्फुट कहते हैं। क्षेत्र स्फुट का मतलब जो कि व्यक्ति स्त्री की कुंडली से देखा जाता है कि वेदर जो लड़की है या जातिका है वो संतान पैदा करने में समर्थ है कि नहीं। और 20 फुट में ये होता है जो कि पुरुष की कुंडली से देखा जाता है कि वह वो भी संतान उत्पन्न करने में समर्थ है कि नहीं। तो इसके लिए हमें जो व्यक्ति जो पुरुष की कुंडली से जो 20 फुट देखा जाता है, उसमें हम सूर्य के और शुक्र के और गुरु के भोगांशों को जोड़ते हैं, और उसमें से अगर वो 12 से ज़्यादा आता है तो उसको डिवाइड करके देखते हैं कि वो कहाँ सम राशि में आ रहा है, विषम राशि में। अगर पुरुष का जो 20 फुट विषम राशि में आता है तो वो संतान पैदा करने में समर्थ होता है। और 20 फुट का स्वामी कहाँ बैठा है, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा, उसके ऊपर की मैलिफिक दृष्टि तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति संतान पैदा करने में समर्थ है। और ऐसे ही स्त्री का देखते हैं, स्त्री के में चंद्रमा का भोगांश, मंगल का भोगांश और गुरु के भोगांश के प्लस करके हम उसका 20 फुट क्षेत्र फुट निकालते हैं। क्षेत्र फुट को सम राशियों में होना चाहिए। अगर वो सम राशियों में बैठता है, उसका स्वामी के ऊपर कोई मैलिफिक दृष्टि नहीं है, या 6, 8, 12वां भाव में तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति संतान पैदा कर सकता है। लेकिन इसके बाद अगर फिर भी 20 फुट में भी गड़बड़ है, क्षेत्र फुट में भी गड़बड़ है, उसके बाद भाई बच्चे जो व्यक्ति है वो तो चाहता है ना कि भी मैं संतान गोद लूँ या मेरे वंश का वृद्धि हो। तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि भाई गुरु की पोजीशन क्या है और चंद्रमा की पोजीशन क्या है। गुरु की पोजीशन 8वें भाव में है, या चौथा भाव पीड़ित है, 9वां भाव पीड़ित है, नवमेश पीड़ित है, चतुर्थेश पीड़ित है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है ना गोद लेगा, बच्चे को गोद लेगा। और बुध की पोजीशन देखते हैं कि बुध नपुंसक ग्रह माना जाता है। बुध की पोजीशन अगर 8वें भाव में होती है, या उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होती है, चंद्रमा की दृष्टि होती है, तो शनि की दृष्टि होती है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है ना गोद लेगा। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई अब गोद लेगा तो गोद
मैटरनल साइड के बच्चों को गोद लिया जाएगा या पैटर्नल फादर की साइड से बच्चे को गोद लिया जाएगा या बाहर से लिया जाएगा। अगर चौथा भाव पीड़ित होता है तो जो है ना बच्चा माँ की साइड से गोद लिया जाता है। अगर नवम भाव पीड़ित होता है तो फादर की साइड से बच्चे को गोद लिया जाता है। लेकिन अगर चौथा भाव भी पीड़ित है, नवम भाव भी पीड़ित है, तो जो बच्चा है गोद लिया जाता है वो बाहर से सोसाइटी से लिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चतुर्थेश नवमेश पीड़ित है और जो है ना गुरु उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है ना संतान को गोद लेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें दशाएं मैटर करती हैं। हमें ग्रहों से प्रॉमिस मिल जाता है कि भाई ग्रह अच्छे हैं, पंचमेश अच्छा है, पंचम भाव अच्छा है, पंचम से पंचम नवम भाव अच्छा है, नवमेश अच्छा है, उसके साथ गोचर भी देखते हैं। तो हमारे जो गुरु के.एन. राव जी ने यही बोला है कि जब ग्रह भी बता रहे हैं कि संतान होगी, प्रॉमिस भी मिल रहा है, D7 में भी प्रॉमिस दिख रहा है, D9 में भी दिख रहा है, तो उसके बाद हम गोचर लगाते हैं। गोचर में जो हमें शनि का और गुरु का गोचर पंचम भाव पे या पंचम से पंचम नवम भाव पे दिखना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के और शनि के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति तो ना तो शादी कर सकता है, ना उसकी संतान हो सकती है। और इसके साथ साथ हमें मंगल को भी देखना पड़ता है कि मंगल भी कहीं ना कहीं पंचम भाव पंचमेश को टच करेगा 75 दिनों में, और जो चंद्रमा है वो भी 72 घंटे के अंदर अंदर पंचम भाव पंचमेश को टच करेगा, और शनि और गुरु भी पंचम और पंचमेश को टच करेंगे या उस पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तो हम कह सकते हैं कि संतान का योग बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और जल्दी ही मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब के लिए नमस्कार, बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।